हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज हम लोग सीटेट के 14 जनवरी को हुए एग्जाम की आंसर की देखने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बारे में आए हैं वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं काफी सारे, तो आप लोग बड़ी ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन आए हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम का पैटर्न समझ में आए और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों सूत्रों से पता चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर देख के जाइए जो एग्जाम में आ चुके हैं, इससे आगे आने वाले एग्जामों में आपको काफी मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। अब जो संरचनावादी ढांचा ढांचा होता है तो उसमें अधिगम अधिगम माने पढ़ाई प्राथमिक रूप से क्या होती है, क्या मानी जाती है। यंत्रवत याद करने पर आधारित रहता है, ऐसा तो नहीं, बच्चों को याद करना रटाना और ये सब चीजें नहीं करना, तो इसे हटा देंगे। प्रबलन पर केंद्रित है, बच्चों को प्रोत्साहन देना इस पे केंद्रित है, या अनुबंधन द्वारा अर्जित होता है, या फिर अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो प्रबलन भी हो सकता है, अनुबंधन और उद्बोधन भी हो सकता है। तो आपको कौन सा सही लग रहा है इन तीनों में? देखिए सीटेट में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको सारे सही लगते हैं, लेकिन एक ही सही होता है जो सबसे सही होता है। तो अवबोधन माने बच्चों को सिखा के पढ़ाना, तो अवबोधन की क्रिया में केंद्रित है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अवबोधन माने बच्चों की समझ को बढ़ाना, तो बच्चों को समझाना है, रटाना नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए इस बारे में? घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा अगर कोई सिद्धांत बनाया गया है इस कंडीशन में, तो बच्चों के इस सिद्धांत को अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल बच्चों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों को दंडित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके तो खिलाफ रहना ही है आपको। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को खुद करके सिखाने की प्रक्रिया है, तो प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इस सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। तो ये सबसे सही है कि बच्चे अगर कुछ गलत सीखे हैं तो आपको प्रतिकूल उदाहरण और प्रमाण देने हैं, जिससे बच्चों को सही सिद्धांत खुद से समझ में आए। खुद से पढ़ा हुआ खुद से समझ रहा होगा, कभी इंसान भूलता नहीं। आगे देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसमें केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है, या फिर यंत्रवत याद करना रटना? बिल्कुल नहीं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण, बच्चों को बांटना भी नहीं है। तो इसमें क्या है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है। आगे देखते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो पूर्णतः अलग है क्या, या फिर स्वतंत्र हैं, या फिर सन्निहित हैं, या फिर संबंधित नहीं है? तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे में सन्निहित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? अधिगम के बारे में कौन सा सही है, मतलब अधिगम माने पढ़ना, पढ़ने के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें देखते हैं। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। हम लोगों को स्मरण, अधिगम माने स्मरण होता है क्या? तो पहला ये है। आगे सेकंड है अधिगम यंत्रवत याद करने की, याद तो बिल्कुल नहीं करना है, तो इसे हटा देंगे। अधिगम आवृत्तियों संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, तो ये है क्या? आगे क्या? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या लग रहा है, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, जिसमें जो आपको अलग लगे, जिसमें बच्चों को समझाना पड़े, कुछ बच्चे खुद से करें, सक्रिय रहें जिसमें बच्चे, वो वाला आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो इसमें पहला दिया अवधारणात्मक बर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो उदाहरण या गैर उदाहरण देने का ये तरीका है, या फिर यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है, या फिर यह अवधारणाओं की समझ में अभाव करता है, कम करता है अवधारणाओं की समझ, या फिर यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है? सबसे सही जो लग रहा है वही होगा। तो पहला क्वेश्चन सबसे सही है, पहला आंसर। अब अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली प्रक्रिया है। जब आप उदाहरण देंगे या फिर गैर उदाहरण देके बताएंगे,
तो उसमें क्या है, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। तो आगे देखते हैं, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को दंड तो देना ही नहीं है, इसमें ये दिया है तो इससे कुछ गलत प्रभाव ही पड़ेगा, तो वही आंसर सही होगा जिसमें गलत प्रभाव पड़ रहा है। बाहरी अभिप्रेरण कम होता है या फिर आंतरिक अभिप्रेरण बढ़ता है। क्या आंतरिक मतलब बच्चों के अंदर से फिर बढ़ेगा अगर दंड देंगे, तो ये तो गलत है। आगे, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, अगर आप दंड देंगे तो बच्चे प्रदर्शन आधारित लक्ष्य कहाँ से प्राप्त करेंगे, वो तो निपुणता कहाँ से प्राप्त करेंगे। बच्चे तो प्रदर्शन करेंगे, जितना अच्छा प्रदर्शन होगा वो उतना अच्छा बच्चा है। आगे, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ऐसा है क्या, बच्चे कम पढ़ते हैं? ऐसा तो है नहीं। तो इसमें क्या है, तो सबसे सही जो आपको लग रहा है वो ये है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगर सजा देंगे तो बच्चों की जिज्ञासा कम होगी, बच्चे डर डर के रहेंगे क्लास में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सार्थक अधिगम किससे बढ़ावा दिया जाएगा, शारीरिक दंड से? ये तो बिल्कुल गलत है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण से, या फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन से, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन से, या एक या दो। तो इसमें क्या है, निरंतर तुलनात्मक तुलना तो करेंगे नहीं बिल्कुल। तो अब क्या बचे, ये स्टार्टिंग वाले 2 और 3, इनमें से ये सही होगा। तो बिल्कुल सही कौन सा लग रहा है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। आपको परीक्षा तो कहीं लेनी नहीं, उसे तुरंत रॉन्ग करना, मैंने बताया था। तो यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ही आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। तो बच्चों की जटिल अवधारणाएं, बच्चों को सपोज करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे किस तरीके से सरल कर सकता है एक शिक्षक। एक व्याख्यान दे के नहीं, बच्चों को ज्ञान नहीं चाहिए। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या फिर प्रतियोगात्मक अवसर पैदा करें, ऐसा भी नहीं, बच्चों के बीच में प्रतियोगिता नहीं फैलानी है जिससे बाकी बच्चों को लगे कि भैया वो तो अच्छा है बाकी तो बेकार है। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा डटवाना नहीं है। आगे, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करना, बच्चों को परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवाना है जिससे जटिल अवधारणाओं को सिंपल करा जा सके। आगे देखते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। प्रभावशाली समाधान, एक चीज पे फोकस करिए जो एक पॉइंट है, समाधान, समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए। तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देके नहीं, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल व मात दे, जहाँ पे केवल लगा उसे तुरंत हटा देंगे। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके बिल्कुल नहीं। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसे उसी पर आधारित विचार मंथन करने, बिल्कुल सही है ये। तो बिल्कुल सिंपल पेपर आता है, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है, पूरा पेपर आप सॉल्व कर देंगे। आगे, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। कौन सी अवधि में शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, या फिर मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में, या फिर किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो पहली बात, किशोरा और वयस्का हटा दें क्योंकि यहाँ पे वयस्क भी है, वयस्क में तो बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था जहाँ आएगा वहां भी हटा देंगे क्योंकि किशोरावस्था में उतना नहीं होता जितना ही स्टार्टिंग में होता है। इसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था दिया गया है। तो मध्य बाल्यावस्था में होता है लेकिन बहुत तेजी से कब होता है, जब शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं पे बार बार फोकस करने को बोला है। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। शारीरिक नहीं चलता लेकिन मानसिक तो चलता ही है, ये सही हो गया। इसमें नहीं पूछा गया। विकास परिवर्त होता है, विकास का परिवर्त होता है, तो बिल्कुल सही है, विकास दोनों तरीके से होता है। आगे, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। इसमें सही नहीं पूछा गया। तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसमें प्रभावित नहीं करते, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यही आपका सही आंसर होगा कि विकास सार्वभौमिक है, सब में विकास बराबर होता है, और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं विकास को। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। मतलब लोगों में जो विभिन्नताएं होती हैं व्यक्तिगत,
तो उसका प्रारंभिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड ये कारण है, या फिर जन्मजात विशेषताएं ये कारण है, या फिर पर्यावरण प्रभाव ये कारण है, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच के जटिल पारस्परिक क्रिया। तो जहां पे भी ये आ जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों, तो वो आपका सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीयक में पूछा गया है, तो जो परिवार होता है वो पहले में आ जाता है, तो परिवार वाला हटा देंगे। फिर परिवार आ गया, फिर परिवार वाला हटा देंगे। विद्यालय एवं मीडिया, या फिर मीडिया एवं पास पड़ोस, इसमें क्या होगा? पास पड़ोस। इसमें क्या पूछा गया है? द्वितीयक सामाजिकरण। तो जो विद्यालय होता है वो द्वितीयक सामाजिकरण में आता है, और मीडिया भी द्वितीयक सामाजिकरण में आता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। धन्यवाद।